दोस्तों नमस्कार। 23 मई 2024, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में अखबार है, दैनिक भास्कर, प्रातःकाल। उसके अंदर ये सारे ही जो कपिल जी सुराणा है उदयपुर के व्यवसायी, उनके सारे स्टेटमेंट है। यानी कि 23 मई को कपिल सुराणा ने हम सब उदयपुर के पत्रकारों को बुलाया और बताया कि मेरे साथ क्या घटना हुई है। तो बिजनेसमैनों की बातें हैं, लेकिन कपिल जी सुराणा ने अपनी सारी बातें कही और उसकी ये सारी रिकॉर्डिंग हम दिखाते हैं। जाला आईटीसी रिपोर्ट के मालिक यानी कि कपिल ने, एक कोई जाला साहब है, उनके बारे में सारी अपनी बातें बताई कि कपिल ने कहा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसी बातें कपिल जी सुराणा ने कही। आइए वो सारी विस्तृत जानकारी, कारण के इस मौके पर उदयपुर के सारे पत्रकार मौजूद थे, हमारा मेवाड़ न्यूज भी गया, आपकी सारी रिपोर्टें हम दिखाते हैं। आप सबको मेरा सादर प्रणाम और आप सबको धन्यवाद कि आप मेरे छोटे से निवेदन कर मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबके सामने जो पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम चल रहा है कि मेरे पे किस तरीके से पिछले 15-20 दिनों के अंदर 2 बार जानलेवा हमले हुए। बहुत लोगों को कम पता है कि मेरे पे पिछले 5-7 दिन पहले भी एक जानलेवा हमला हुआ था। 24/4 की घटना के बारे में आप सबको पता है कि किस तरह मैं अपनी फैक्ट्री पे जा रहा था और मेरे पे कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया। और पिछले कुछ दिनों से मुझे पता पड़ा है कि विभिन्न मीडिया के माध्यम से, मेरे दोस्तों के माध्यम से, कि किस तरीके की भ्रामक और मिथ्या चीज़ें फैलाई जा रही है। तो मैंने सोचा कि ये मेरा दायित्व है कि आप सबके माध्यम से सबको बताना कि ये जो चीज़ें हो रही है, ये कोई ज़मीनी विवाद या कपिल सुराणा, लक्ष्मण सिंह जाला, विजेंद्र चौधरी, भंवरलाल गवेती, प्रेम सिंह और ये इन सब का विवाद नहीं है। मेरी जो लड़ाई है वो कुछ और थी और इन सबको ज़मीनी विवाद जो दे दिया गया उसके बारे में आप सबको इससे अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पिछले 5 से 10 दिनों के अंदर ये जो इसको एक सामाजिक मोड़ देने की जो कोशिश की जा रही है कि राजपूत समाज इकट्ठा होगा या मेरे समर्थन में जैन समाज इकट्ठा होगा, तो मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ और पिछले 10 साल से लड़ रहा हूँ। और जब तक मुझे अपना हक नहीं मिलेगा मैं वो लड़ाई लड़ता रहूँगा, क्योंकि वो मेरा अधिकार है। न्यायालय ने मेरे पक्ष में जो भी फैसले दिए हैं उसकी बौखलाहट में मेरे ऊपर पिछले 15 दिन में 2 बार जानलेवा हमले किए गए। तो इन सब ही चीज़ों को, और मैं कोई भी चीज़ मिथ्या या मनगढ़ंत यहाँ पे बोलने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जो भी चीज़ बताऊँगा तथ्यों के आधार पे और कागजों के आधार पे आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात, ये जो मेरे पे हमला हुआ है ये इसलिए नहीं हुआ है कि मेरी ज़मीन कोई भंवरलाल गवेती, कोई प्रेम सिंह या वहाँ पे कोई बैठा हुआ है। मेरी ज़मीन मेरी है। बहुत सारे कागज, बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे हाईकोर्ट के आदेशों से ये प्रूव हो चुका है कि मेरी ज़मीन ये है। तो फिर मेरे पे हमला क्यों होता है? ये जो रिसोर्ट वहाँ पे बना हुआ है आईटीसी मेमेंटोस, और इनके मालिक विजेंद्र जी चौधरी जो पिछले 10 साल से वहाँ पे कार्यरत हैं, ये 2014 में हमारी ज़मीन खरीदने के लिए हमारी फैक्ट्री पे आए और हमने इनको बड़े ही सादा तरीके से बोल दिया कि हमारी पुश्तैनी ज़मीनें हमको नहीं बेची। इन्होंने उस वक्त भी बहुत अड़ंगे लगाए, पर वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। 2020 में जब हम वहाँ पे गए प्लांटेशन करने, वापस से हमारे साथ जाते हैं वहाँ पे, तब तक इनके रिसोर्ट का कुछ काम लगभग कंप्लीट हो चुका था। उस वक्त इन्होंने हमारा रास्ता रोक के और हम पे जानलेवा हमला करने की कोशिश करी, जिसके अंदर विभिन्न FIR दर्ज की गई और उसकी जांच आज तक भी पेंडिंग चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो रिसोर्ट वाले को हमारी ज़मीन क्यों चाहिए? आप सब हो सकता है ITC रिसोर्ट पे गए हुए हों। आज की तारीख में टिल टुडे उस रिसोर्ट पे जाने का कहीं पे भी कोई वैध मार्ग नहीं है। इसलिए, और वो जो वैध मार्ग जो जाता है वो मेरी ज़मीन में से जाता है।
इन्होंने हमारे उदयपुर के अंदर एक बहुत ही घृणित कार्य हुआ था, कन्हैयालाल हत्याकांड। उस दौरान इन्होंने मेरी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करी, क्योंकि प्रशासन सारा बिजी था। मैंने एक अच्छा नागरिक होने के नाते पुलिस में कंप्लेंट करी। पुलिस ने जांच बिठाई कि मेरी जमीन का सीमा ज्ञान करा जाए। उस सीमा ज्ञान की का प्रोसेस करने के लिए मुझे कम से कम 1.5 साल लग गया। हाई कोर्ट के 5 आदेश, सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, और फाइनली हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट दायर हुआ कि जब ये प्रार्थी इतनी बार आ चुका है और प्रशासन इसका सीमा ज्ञान करना चाह रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हाल ही में उस जमीन का आप सबको पता होगा कि सीमा ज्ञान किया गया, जिसके अंदर पूर्णतः तरह से यह आया कि मेरी जमीन पर रिसोर्ट मालिक द्वारा उनकी पार्किंग, उनका रास्ता, उनका आधे से ज्यादा रिसेप्शन मेरी जमीन के अंदर बना लिया गया। उसके बाद भी मैंने न्यायिक प्रक्रिया अपनाई, कलेक्टर साहब से मिला, उन्होंने आदेश किए, मैं अपनी जमीन पे कृषि कार्य करने गया, और ये बौखलाहट में उस दिन मेरे पे फिर एक जानलेवा हमला हुआ पुलिस वालों की मौजूदगी के अंदर। ये मैटर यही खत्म नहीं हुआ। लक्ष्मण सिंह जाला, जो आप सबको पता है कि काफ़ी दिनों से हम लोगों के बीच में कुछ मुकदमेबाजी और बयानबाजी चल रही है। मैं पिछले 4 साल में मैंने कोई बयानबाजी नहीं कही, कुछ भी नहीं किया। मैं पहली बार आपके सबके सामने मुखातिब हुआ हूँ, इसलिए कि बताने के लिए कि हकीकत क्या है। लक्ष्मण सिंह जाला बहुत सारे माध्यमों से कहता है कि मैं गरीबों की लड़ाई, राजपूतों की लड़ाई ये लड़ रहा हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई उसी दिन क्यों चालू हुई जिस दिन ये पता पड़ा कि वो जमीन आईटीसी ने मेरी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। तब मेरे पे हमले होते हैं। हाई कोर्ट के अंदर जब रिट ये लगाते हैं उस सीमा ज्ञान के स्टे पे, तो हाई कोर्ट उस पे स्टे नहीं देता है, तब मेरे पे फिर हमला होता है। तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। सबसे बड़ी बात, इस रिसोर्ट, ये लड़ाई अब मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं रह गई है। मैं वहां पे जो आसपास के 4 गांव हैं जिनमें बहुत सारे राजपूतों की जमीन, बहुत सारे आदिवासियों की जमीन और बहुत सारे दूसरे समाजों की जमीन जो है वो इस रिसोर्ट मालिक को लक्ष्मण सिंह जाला द्वारा दे दी गई है, और उसके सभी कागजात मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। ये जो पूरा रिसोर्ट बना हुआ है ये आदिवासियों की जमीन पे बना हुआ है, और इन सब की रजिस्ट्री के अंदर एक भी रुपया चेक के द्वारा नहीं दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि सैकड़ों बीघा जमीन किस तरीके से इन आदिवासियों से ली गई होगी और उनको किस तरीके से दबाव बनाया गया होगा। मैं बताता हूँ, आसपास के 4 गांव राया, उषाण, घाटिका मठ और राया उदयपुर, इन सब में मिलाकर लक्ष्मण सिंह जाला द्वारा उस रिसोर्ट मालिक को लगभग 1400 बीघा जमीन दी गई है, और यही नहीं पूरे गांव के गांव दे दिए गए हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन सब जमीनों में बेनामी ट्रांजैक्शन, करोड़ों रुपए का कैश का लेन देन और ये सब हुआ है, और इन आदिवासियों की जिनकी जमीन दी गई है उनको हो सकता है कि कोई पैसे भी ना मिले। सबसे जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे प्लॉट्स आवासीय कॉलोनी के रूप में काटे गए थे, और इनको ये प्लॉट्स की इन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जब 2-2, 4-4, 5-5 हजार फीट के प्लॉट्स इनको दिए गए तो वहां पे लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट के अंदर ये रिसोर्ट कैसे बन गया। जब इसका थोड़ा विश्लेषण किया गया और कागज निकाले गए तो ये पाया कि ये जो रिसोर्ट है ये 70% इनकी खातेदारी जमीन पे बना हुआ है, और लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट, मैं आप नोट करिएगा 7 लाख, ये उसके कागजात आपके सामने हैं जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सर्वसाधारण की जमीन, सार्वजनिक उपयोगिता जो जमीन है उस पे इन्होंने कब्जा कर चुके हैं। आप रिसोर्ट के अंदर जो भी गार्डन, पार्क, रास्ते जो भी बने हुए हैं ये सब सरकारी जमीन है जो रिसोर्ट मालिक ने अपने स्वार्थ के लिए कब्जा कर लिया, और ग्रामीणों को भी वहां पे जाने से रोका जा रहा है। ये इसके कागज आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। फिर बात आती है भंवरलाल गमेती, जिसके लिए इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है कि ये भंवरलाल गमेती कौन है। ये भंवरलाल गमेती 3-4 साल से ही पिक्चर में आया है। इसके
इसने मेरे खिलाफ, जैसा कि कल कोई मीडिया चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि भाभी साहब हुक्म बोल रहे थे कि भंवरलाल गमेती 4 साल से घूम रहा है मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए SC/ST की। मैं आपको बताता हूँ 2020 में इसने मेरे ऊपर एक SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके निष्कर्ष में 2 डिप्टी CID CB SOG सबकी जांच में ये निष्कर्ष निकला कि भंवरलाल गमेती को रिसोर्ट मालिक और लक्ष्मण सिंह झाला भूमाफिया ने खड़ा किया है मेरी जमीन हड़पने के लिए, और इससे मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। ऐसा एक नहीं 3-4 मुकदमे SC/ST के मेरे ऊपर दर्ज करा गए, और मैं उन्हीं मुकदमों की बात कर रहा हूं जिनको न्यायालय ने भी FR स्वीकृत करी है, और किसी किसी केस में तो लोक अदालत ने भी स्वीकृत करते हुए बोला है कि पुलिस ने जो जांच करी है वो सही करी है, और इनको इनकी जमीन हड़पने के लिए ये SC/ST के 4 झूठे मुकदमे इनके ऊपर दर्ज कराए गए। तो आप सोच सकते हैं कि पिछले 4 वर्ष से मैं अपनी हक की लड़ाई के लिए कितने मैंने चक्कर काटे होंगे और मेरे को कितनी प्रताड़ना इन्होंने दी होगी। फिर आप लोगों ने कुछ समय पहले एक बहुत ही ज्वलंत विषय आया था कि मावली के अंदर जल का संकट पड़ गया है। ये जल का संकट क्यों पड़ा, और इस संदर्भ में बहुत सारी चिट्ठियां माननीय विधायक महोदय, वहां के धर्मनारायण जी जोशी, घासा के ग्रामीणों ने, कम से कम 100 ग्रामीणों ने चिट्ठियां साइन करके कलेक्टर महोदय को दी, और उसके ऊपर एक जांच बिठाई गई। जो जल संसाधन विभाग ने वो जांच करी, और उसके अंदर ये पाया कि ग्राम राया के अंदर जो एनीकट बना हुआ है, जो सेवा मंदिर ने मवेशियों के पानी पिलाने के लिए और ग्रामीणों को पानी के लिए, उनकी खेती के लिए जो बनाया था, उस एनीकट की हाइट असंवैधानिक तरीके से 1.5 मीटर बढ़ा दी गई है। अब अगर वो हाइट 1.5 मीटर बढ़ती है और एनीकट के जल भराव क्षेत्र में हजारों डंपर खुदाई करके मलबा निकाल लिया गया, तो क्या होगा? जल संसाधन रिपोर्ट की विभाग की रिपोर्ट में यह पाया गया कि चूंकि ये एनीकट घासा के तालाब का मुख्य जल स्रोत है, और ये सारा का सारा पानी यहाँ पे रोक दिया गया है किसी निजी स्वार्थ के लिए, इसलिए घासा का तालाब वहां पे सूख चुका है। इस बात को लेके मैंने NGT के अंदर एक रिट दायर करी, और सबसे अच्छी बात यह है कि NGT ने मेरी बात को सुना, और NGT ने निर्देश दिए जल संसाधन विभाग को, ये कहते हुए कि राजस्थान के अंदर जल संसाधन विभाग की जो भी यूनिफॉर्म पॉलिसी बनी हुई है, उसके हिसाब से जल संसाधन विभाग को ये काम करना है। यही नहीं, अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के अंदर जो निर्देश पारित किए गए हैं, उसकी भी पालना सुनिश्चित करानी है। उसके लिए ये घटनाक्रम 4 साल से चल रहा था, 2019 से लेकर 2023 तक। ये सब इलीगल एक्टिविटीज वहां पे हुई, और ये क्यों हुई? बिना राजनीतिक सपोर्ट के ये सब नहीं हो सकता था। और ऐसा क्या हो गया कि 2024 में जैसे ही सरकार चेंज होती है और इन सब की इलीगल एक्टिविटीज पे कहीं ना कहीं शिकंजा कसने लगता है, और कपिल सुराना पे एक के बाद एक जानलेवा हमले होने लग जाते हैं। NGT की रिपोर्ट के ऊपर जल संसाधन विभाग ने ITC को एक नोटिस जारी किया, जिसके अंदर ये कहा गया कि ये जो नाले का स्वरूप आपने बदला है, इसको पूर्ववत स्थिति में आपको वापस लेके आना है, जो 1947 की स्थिति थी। वो तो अब आपको पता है कि कोई लाने वाला है नहीं। उसके लिए मैंने हाई कोर्ट के अंदर फिर एक रिट लगाई। हाई कोर्ट ने आदेश दिए क्लियरली कि इन नालों के अंदर और आरजी नंबर के साथ इन नालों के अंदर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। कमर्शियल एक्टिविटी का ये मतलब है कि कोई भी कमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे। उस रिसोर्ट पे जाने के सारे रास्ते हाई कोर्ट बंद करवा चुका है, ये उसका आदेश है। उसके बाद भी वहां पे 2-2, 3-3 किलोमीटर तक नाले के अंदर भराव भरा गया है, और वहां पे आज भी ये चल रहा है, क्योंकि प्रशासन अब हाई कोर्ट के आदेशों की पालना में लगा हुआ है, और इनको लगा कि कपिल सुराना इसके अंदर पीछे पड़ा हुआ है। ये मेरी लड़ाई नहीं है। गांव में, मावली के गांव में आप जाके देखोगे, वहां पे जमीनें बंजर हो चुकी है। जो कभी घासा के तालाब से सारा सिंचाई होती थी, आज की हालत में वहां पे बंजर की स्थिति आ गई है। राया के गांव के अंदर उस एनीकट के नीचे जितने भी कुएं हैं वो सूख चुके हैं, क्योंकि एनीकट के ऊपर 1.5 मीटर तक इन्होंने RCC का कंस्ट्रक्शन करके
और वहां से पानी की निकासी ही बंद कर दी। और ये जो नाला वहां पे बहता था, इसकी चौड़ाई सिर्फ 60 फीट थी। राजस्व रिकॉर्ड के अंदर इस नाले की चौड़ाई सिर्फ 60 फीट है, तो वहां पे आज की तारीख में 250 फीट पानी कैसे भरा हुआ है? 250 फीट पानी का मतलब है कि सैकड़ों परिवारों का पानी, मावली के खातेदारों का, मावली के जनों का, राया के जनों का, वहां पे खाली उस रिसोर्ट ने अपनी सुंदरता के लिए वहां पे रोक दिया। मैंने ये लड़ाई लड़ी, ऐसी राजनीतिक दबाव के चलते हुए ये कार्य नहीं हो पाया। और मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूंगा, कहीं ना कहीं पिछले 2-3-4 महीने में जो ये हलचल इन्होंने करी है, आप लोगों के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग से भी ये पता पड़ा है कि वहां पे रातों रात नालों में सड़क बनाने वाले थे जो रोकी गई, फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे वो भी रोके गए। अधिशासी अभियंता जल संसाधन विभाग ने आईटीसी को अभी हाल ही में 3 महीने पहले नोटिस भेजा कि आपको ये आदेश दिया जाता है कि 45 की स्थिति में वापस लाना है। मेरे को ये लगता है कि आईटीसी या विजेंद्र चौधरी ये नहीं चाहेंगे कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस हो। और जो कंप्लायंस मैं करवाना चाहता हूं, मेरे लिए नहीं, मैं वहां पे कभी कभी जाता हूं, मेरी जमीन पे कभी कभी जाता हूं मैं वहां वाले के जो गांव वाले हैं वहां पे, मैं देलवाड़ा का निवासी हूं और उस गांव के लिए मेरे दादाजी ने 70 साल 80 साल वहां पे रह के मेहनत करी और सैकड़ों बीघा जमीन बेची नहीं, उन गांव वालों के लिए दान करी। और ये जो हमारी जमीन बची हुई है, कुछ 100 बीघा के आसपास या उसके अलावा भी कुछ और जो है, उसके हक की लड़ाई में लड़ रहा हूं और लड़ूंगा। एनजीटी के और प्रशासन ये सब अब करने में लगा हुआ। तो मेरे पे जो हमला हुआ, इसको सिर्फ एक जमीनी विवाद और एक सामाजिक रूपरेखा जो दी जा रही है, वो इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद है कि इसके पीछे की कहानी, कि मैं किस हद तक मैंने लड़ाई करी और किस हद तक ये जो रिसोर्ट बना हुआ है, जिन्होंने आदिवासियों की जमीन पे ये बना हुआ है ये रिसोर्ट, उन आदिवासियों से किस तरीके से ये जमीन ली गई, उनका सारा कच्चा चिट्ठा मैंने 168 आरटीआई लगाई पिछले 4 साल में, और 168 आरटीआई के माध्यम से मैंने ये सारे दस्तावेज जुटाए। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जो लक्ष्मण सिंह झाला गरीबों का और राजपूतों का मसीहा बनना हुआ है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित उन्होंने आदिवासियों को और राजपूतों को ही किया। सबसे एक बहुत गर्व की बात आपको बताना चाहूंगा कि कल रात को 10 बजे मेरे पास एक फोन आता है कि भाई साहब, मैं फलां राजपूत हूं और ये हूं, मेरे को 4 साल पहले या 5 साल पहले किस तरीके से बंदूक की नोक पे मेरी जमीन को इस रिसोर्ट मालिक के पक्ष में रजिस्ट्री करवा दी गई लक्ष्मण सिंह झाला द्वारा। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि उस आदमी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि आज मेरे साथ वो यहाँ पे खड़ा है, और मैं उसको नहीं जानता था कि वो कौन है। वो कल रात को 10 बजे मेरे पास आए, वो सब आपके पीछे साथ में बैठे हुए हैं। कि किस तरीके से इनकी जमीन हड़पी गई और किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया गया, गुंडों के माध्यम से, बंदूक के माध्यम से, और इनसे जबरदस्ती रजिस्ट्रियां करवाई गई। और ये सब आपके बीच में बैठे हुए हैं आज। उसके बाद लक्ष्मण सिंह झाला जो मसीहों के, गरीबों का, आदिवासियों का और इनका देवता बना हुआ है, इसके ये 27 मुकदमे दर्ज हैं। 27 मुकदमे, ये सब मैंने तो नहीं करवाए। 2018 से लेके 23 के बीच में इतने मुकदमे दर्ज होना, और उनकी सब जांचें चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, बट एक बात बहुत क्लियर है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जब इतने मुकदमे दर्ज है तो उसको क्यों, उसके ऊपर एक एसआईटी नहीं बना के और इन सब को निष्पक्ष तरीके से उनकी जांच की जाए। मैं ये खाली लिस्ट लेके आया हूं आपके सामने, और इसके साथ एक ऐसा दस्तावेज लेके आया हूं कि किस तरीके को प्रशासन को दबाव में डाला जाता है। और ये आज का नहीं, 15 साल पुराना एक डॉक्यूमेंट है लक्ष्मण सिंह झाला का, कि किस तरीके से इसने अपनी बात मनवाने के लिए एक अधिकारी के सामने 500-500 रुपए के नोट रखे, न्यायालय में गया मुकदमा और लोक अदालत में जाके उसके ऊपर सजा हुई, उसको 500 रुपए आज से नहीं है,
ये 15 साल से इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि अधिकारियों को ब्लैकमेल करना और उनसे इस तरीके के काम करवाना। ये न्यायालय का आदेश आप सबके सामने है। एक बात आप सब मुझे बताइए कि क्यों ऐसा होता है कि जब भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करने लगता है और ये समाज को आगे कर देता है। आज पिछले 5 साल में मैंने कोई प्रेस वार्ता नहीं की, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, न मैंने जैन समाज को, न मैंने राजपूत समाज को, न मैंने गमेती समाज को, न डांगी समाज को, किसी से कुछ नहीं कहा। ये सर्व समाज का मुद्दा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि ये लक्ष्मण सिंह आदिवासियों का और राजपूतों का हितैषी हो। अगर ये हितैषी होता तो मुझे एक बात सिंपल से शब्दों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं कि अगर इसका रिसोर्ट वाले से कोई लेना देना नहीं है तो क्यों 500 बीघा जमीन में 1/4 के अंदर ये पार्टनर है और 3/4 के अंदर विजेंद्र चौधरी पार्टनर है। ये इसके दस्तावेज, ये तो जो मैं जल्दबाजी में निकाल के लाया हूं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। 500 बीघा जमीन, ग्राम गाटिका मठ, राया, भूषण, गोड़ज, और ये सब उस रिसोर्ट के सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि इसका कोई ना कोई तो हित होगा रिसोर्ट वाले के साथ, जो साक्षात आप लोगों के सामने है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। मुझे पता है मेरी जमीन कोई नहीं, कहीं नहीं जाने वाली और मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, हाईकोर्ट से जीता हूं, यहाँ के न्यायालय से जीता हूं और जीतूंगा। पर ये पीछे की सच्चाई है कि ये इसके पीछे जो आदमी है वो है रिसोर्ट का मालिक, जो ये सब इसके लिए करवा रहा है, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है इनकी इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आप लोगों के सामने। पिछले 5-7 दिनों से जो इतने आरोप लगाए गए हैं आदिवासियों की जमीन, राजपूतों की जमीन और ये सब, क्या आप लोगों के सामने एक भी कागज ऐसा प्रस्तुत किया गया है जो ये साबित कर दे कि वो जमीन मेरी नहीं और उन लोगों की है? आपको बताता हूं, इन्होंने खड़ा किया एक आदमी प्रेम सिंह दुलावत करके। वो आदमी और कोई नहीं, हमारी ही जमीन पे हिजारी था, जिसका 2020 का ये मौका पर्चा है और जिसपे इसके साइन किए हुए हैं कि मैं सुराना साहब की जमीन के कुछ हिस्से में 1-2 बीघा के अंदर उनकी परमिशन से काश्तकारी उनकी जमीन का देखरेख करता हूं। ये उसका कागज। उसके बाद सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसके द्वारा निष्पादित किया गया एक शपथ पत्र प्रेम सिंह दुलावत के द्वारा, और मेरे पक्ष में नहीं, ये इंडिपेंडेंट शपथ पत्र निष्पादित किया गया है खुद के द्वारा, ये कहते हुए कि मेरे पे बहुत दबाव बनाया जा रहा है कि ये जमीन कैसे भी करके तुम्हें हड़पनी है और मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, ये सुराना साहब की जमीन है और आज से नहीं, मैं 40 सालों से इनके यहाँ पे इसकी देखरेख करता हूं। और किस प्रकार से उस आदमी को दबाववश मेरे सामने खड़ा कर दिया गया, ये उसका प्रमाण है। ये पूरा का पूरा शपथ पत्र उसने आज नहीं बनाया है, ये 2020 और 21 के अंदर बना के और ये सबमिट किया गया है। फिर बात आती है भंवरलाल गमेती, जो बोलता है कि मेरी वहां पे जमीन है, उसने मेरे ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया। उसमें पुलिस अपनी पूरी निष्ठा के साथ और 3-3, 4-4 डिप्टी साहब, CID CB और इन्होंने जांच करी। मैंने अमेरिका से गूगल से फोटो मंगवाए आज के और 2 साल पहले के। जो वो कमरा अपना बताना है वो 2020 में हमारे द्वारा निर्मित किया गया। उसके पहले 2018 की भी इमेज के अंदर कहीं पे भी वहां पे किसी भी प्रकार का कोई नामो निशान नहीं है। अगर वो आदमी 40 साल से वहां रह रहा था और एक किसी कमरे में रह रहा था तो वो कमरा कहाँ है? वो इन गूगल इमेज के माध्यम से क्लियर है कि वहां पे उसका कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ एक मोहरा लक्ष्मण सिंह जाला द्वारा खरीदा गया या वहां पे खड़ा किया गया था। आप लोगों ने 2 या 3 साल पहले विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा कि किस तरीके से वहां पे प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया। ये सब हो सकता है आपके ध्यान में नहीं हो, पर ये सब कागज
आपको मैं दूंगा, जिसके अंदर ये स्पष्ट है कि किस तरीके से वहां पे प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जिस जगह पर रिसोर्ट बना हुआ है उसके ऊपर अरबों रुपए का लोन लिया गया, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का लोन लिया गया। और वो किस तरीके से लिया गया, इसके कुछ कागजात आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहली बात, जब रिसोर्ट मालिक ने 10 लाख फीट जमीन ही खरीदी थी तो उनके खाते 17 लाख फीट जमीन कैसे चली गई? वो कैसे चली गई? क्योंकि कोई सांठ-गांठ करके जो सार्वजनिक उपयोग की जमीनें थी वो भी उनके खाते चढ़ा दी, जो मेरे इंटरवेंशन से 2022 में उनका सारा का सारा नामांतरण निरस्त कर दिया गया। मेरे ऊपर हमले का यह भी एक मुख्य कारण है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि किस तरीके से सिर्फ शुद्धि पत्र के माध्यम से, सिर्फ 500 रुपए के शुद्धि पत्रों के माध्यम से अरबों रुपए की जमीनों का लेन देन किया गया और उन शुद्धि पत्रों के माध्यम से करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई। उसकी भी शिकायत की गई। उसके अंदर आज की तारीख में डीआईजी स्टैंप्स के अंदर 26 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और उसके अंदर ये पाया कि इसके अंदर लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी है और ये उसके कागजात हैं। आपका प्लॉट आपने शुद्धि पत्र के माध्यम से किसी और को बेच दिया, सरकारी खजाने को ये डायरेक्ट 50 से 60 करोड़ रुपए का राजस्व की चोरी का ये मामला सामने है। और इस चोरी नहीं, इस चोरी के माध्यम से अरबों रुपए के लोन ले लिए गए। और ये बताते हुए मेरे को बिल्कुल भी वो महसूस नहीं हो रहा है कि ये जो लोन दिए गए हैं इसके अंदर ऐसे ही सैकड़ों दस्तावेज लगाए गए जिसके अंदर 10 रुपए की जमीनों का 500 रुपए का वैल्यूएशन करवाया गया और उनके ऊपर अरबों रुपए का लोन ले लिया गया। इस सब के अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि ये सब घटनाक्रम 2024 के पहले का है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण मिला होगा, तभी इस लेवल का घटनाक्रम, इस लेवल का मिलीभगत और इस लेवल की चोरी वहां हो जा सकती है। आप मुझे एक बात बताइए, अपने घर का एक छज्जा बाहर निकल जाता है तो प्रशासन उसको तोड़ने के लिए सुबह 5 बजे जेसीबी भेज देता है। आपको बताता हूं, वहां पे आईटीसी के अंदर जो एक बहुत बड़ा पुल का निर्माण किया गया है नाले के बीचों बीच, उसके अंदर राजस्व विभाग ने ये लिख के दिया है कि हमने इस पुल को बनाने के लिए कोई स्वीकृति जारी नहीं की है। इरिगेशन विभाग ने ये लिख के दिया है एनजीटी के अंदर कि हमसे भी इसकी कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के आदेशों में ये क्लियर है कि 1947 की जो स्थिति थी वो बहाल की जाए। ये सब घटनाक्रम हुआ। ग्राम पंचायत गोड़च ने कई शिकायतें जिला कलेक्टर को लिख के भेजी कि हमारी जमीनों पे कब्जा कर लिया गया है, हमारी जमीनों पे हमारे ही गांव वालों को जाने से रोका जा रहा है। और ये सारी शिकायतें सिर्फ ठंडे बस्ते में उस वक्त डाल दी गई, जो अभी पुनर्जीवित होके और इन सब पे कार्रवाई की जाए। तो मेरे ऊपर जो हमला है ना, वो मेरी जमीन, लक्ष्मण सिंह झाला, कपिल सुराना, भंवरलाल गमेती, प्रेम सिंह, ये सब मैटर नहीं है। मैटर है उससे बहुत बड़ा कि किस तरह एक बाहर से आया हुआ रिसोर्ट मालिक यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के काश्तकारों को और यहाँ के रहने वालों को डराता है। गांव के गांव खरीद लिए जाते हैं। 1500 बीघा जमीन कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जिसके अंदर लक्ष्मण सिंह झाला की पार्टनरशिप, तो कुछ ना कुछ तो होगा कि ये जमीनें कैसे खरीदी गई। और मेरे पे ही ये दबाव बनाया गया कि मैं अपनी जमीन बेचूं, और मैंने उनको ये स्पष्ट कर दिया कि ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, मेरे बाप दादा की जमीन है, मैं किसी भी कीमत में इसको नहीं बेचूंगा। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये पहुंचाना चाहता हूँ। बहुत बातें उड़ाई गई कि मैं अपनी जमीन ऊंचे दाम में बेचना चाहता हूँ या बहुत ज्यादा पैसों में बेचना चाहता हूँ। अगर मुझे ये जमीन बेचनी होती तो मैं 2014 में ही बेच चुका होता। मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जमीन मेरे दादाजी की है, हमारी पुश्तैनी जमीन है, और किसी भी कीमत पे मैं ये जमीन
किसी भी भूमाफिया या ऐसे रिसोर्ट मालिक को नहीं बेचूंगा कि जिसने वहां पे रहने वाले गांव वालों का जीना हराम कर दिया। मैं ये जमीन दान कर दूंगा, लेकिन उन्हें नहीं बेचूंगा। मेरी जमीन का डिमार्केशन हुआ, उससे ये स्पष्ट हो गया कि रिसोर्ट मालिक ने मेरी जमीन के ऊपर लगभग 30 से 40 हजार फीट पे कब्जा किया हुआ। आप सब लोग वहां जाए, देखें कि उस रिसोर्ट पे जाने के लिए आज 1 इंच भी कोई वैध रास्ता है क्या? जमीनों के अंदर से रास्ते निकाल दिए गए, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने तक की नौबत आ गई, और उनकी जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये लड़ाई मेरी जमीन की नहीं है, ये लड़ाई राया के ग्रामीणों की, मावली के ग्रामीणों की, जिनका पानी, घासा का तालाब आप सबको पता होगा कि पिछले शायद एक बारिश में भरा होगा, पर 2015 के बाद वो तालाब भरा ही नहीं, क्योंकि तालाब तो इनके यहाँ पे बन गया, तालाब तो इनके यहाँ पे बन गया, और इनके खाली रिसोर्ट के सौंदर्यीकरण के लिए इन्होंने हजारों ग्रामीणों का पानी अपने यहाँ रोक दिया। तो मेरे पे ये जो भी हमले हुए हैं, ये इसलिए नहीं कि किसी आदिवासी की जमीन का मामला या किसी राजपूत की जमीन का मामला है, ये हमले इसलिए हुए कि इस रिसोर्ट के कच्चे चिट्ठे अब आप लोगों के सामने नहीं आ जाए और प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करे। मेरे पे इसलिए हमले हुए हैं और मुझे ये दबाने का प्रयास किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला 15-20 दिन पहले, मैंने उनको बात अपनी बताई पूरी, और उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि आपके साथ गलत नहीं होगा। और आज उसी का परिणाम है कि लक्ष्मण सिंह जाला पुलिस की कस्टडी के अंदर है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, हो सकता है मेरे पे फिर हमला हो, पर मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि अगर भविष्य में मेरे पे कोई हमला होता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी लक्ष्मण सिंह जाला और रिसोर्ट का मालिक विजेंद्र चौधरी उनकी होगी। और विजेंद्र चौधरी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये कोई एक नाम नहीं है, ये बहुत बड़ी हस्ती है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये उस कंपनी का मालिक है जो बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी है, हजारों करोड़ों का इनका टर्नओवर है। मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूं, पर मैं सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूं और 4 साल से लड़ रहा हूं। और मैंने इनको दिखा दिया कि अगर आप अपनी लड़ाई लड़ोगे और विधिवत तरीके से लड़ोगे तो प्रशासन, न्यायपालिका, कानून आपके साथ खड़ा रहेगा और कहीं ना कहीं आपके पक्ष में फैसले जरूर होंगे, और उसकी शुरुआत हो चुकी। आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरी इतने पेशेंस से मेरी बात सुनी। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। और मैं हाथ जोड़ के स्पेशली ये ऐसे सामाजिक जो गतिविधियां एक पैदा कर देते हैं, ऐसे लोगों को अपने को बिना तथ्यों के आधार पे कोई भी लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। मैं समाज का, आज राजपूत समाज के पिछले 5 दिनों के अंदर मेरे पास सैकड़ों फोन आए होंगे। जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज कही कि आप सही हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। महाराणा प्रताप कभी खुद के लिए नहीं लड़े थे, महाराणा प्रताप उनकी जनता के लिए लड़े थे। और मैं एक बहुत छोटा सा सिपाही हूं, संगठन का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और अपनी लड़ाई लड़ी और जीतूंगा। और विक्रम सिंह जी जो वहां पीछे बैठे हैं, एक राजपूत समाज के आदमी के ऊपर इस तरीके से हमले किए गए उसकी जमीन हथियाने के लिए, और बंदूक रिसोर्ट के मालिक विजेंद्र चौधरी को। ऐसे एक नहीं सैकड़ों परिवार हैं जिनके साथ ये हुआ। 1400 बीघा जमीन किसी एक या 2 इंसान की नहीं हो सकती है, कम से कम 100-200 ऐसे परिवार होंगे जिनके साथ ये सब हुआ। इसलिए मैं सर्व समाज को ये विनती करता हूं कि ऐसी भ्रमिक, ऐसी झूठी और ऐसे झूठे लोगों का साथ न दें। अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैं सही हूं तो मेरे लिए खड़े रहें, और अगर किसी कारणवश नहीं खड़े रह सकते हैं तो भी अप्रत्यक्ष रूप से मेरा साथ दें। मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं सही हूं और अपने आप को सही साबित करके रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मंत्री विशेष ने मुझे सर्किट हाउस बुलाया था, तारीख और समय मैं आपको बता दूंगा। वो इस प्रदेश के राजस्व मंत्री थे।
और उदयपुर के प्रभारी थे, और मुझे सर्किट हाउस में बुला के धमकाया गया कि ये जमीनों के मामले हैं, तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैंने उनको एक ही चीज कही, मेरे को आपने एक बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया आज कि ये जमीनों के मामले हैं और उम्र गुजर जाएगी। उसके बाद से मैंने ये सब कागज इकट्ठे किए और ये पाया कि किस तरह राजनीतिक संरक्षण के अंदर ये सारा खेल किया है। ये आरोप तो आपके ऊपर भी है कि आपको बताया जी का संरक्षण है। मेरे को एक बात बताइए आप सब, एक वोटर और एक विधायक के अंदर क्या रिलेशन हो सकता है? आपके ऊपर एक परेशानी आएगी तो आप कहां जाएंगे? जब 3 साल तक मैं जब इस चीज से लड़ता रहा और सरकार ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पास क्या ऑप्शन था? मैं अपने जनप्रतिनिधि के पास जाऊंगा, मैं अपने विधायक के पास जाऊंगा, और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री के पास भी जाऊंगा। मैं अपने जनप्रतिनिधि के पास गया क्योंकि मैंने उनको वोट दिया है। उनका और मेरा नाता सिर्फ यही है कि मैंने उनको वोट दिया है और वो मेरे जनप्रतिनिधि। और उन्होंने, उनकी शायद आप लोगों ने चिट्ठियां भी देखी होगी या नहीं देखी मुझे पता नहीं, उनकी हर चिट्ठी में सिर्फ ये लिखा गया कि वहां पे प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और प्रशासन से खाली निवेदन किया गया कि वहां पे नाले के अंदर, वहां पे जो भी ये हो रहा है उसकी विधिवत जांच करके उस पर कार्रवाई की जाए। मेरा आपसे बस इस संदर्भ में यही कहना है। सर, ये जो एसपी और कलेक्टर गए थे, हाँ, तो उनके सामने आप पे हमला हुआ जी, और एक आरोप ये लगा कि आपने उन पर फायरिंग कर, हाँ, ये क्या चीज थी, इसमें क्या था? इसके अंदर 2 चीजें अभी जो सामने आई है, ये बताया गया है कि उस दिन मौके पर एसपी साहब और कलेक्टर साहब भी वहां पे थे। मेरे को एक आप बात बताओ, एसपी साहब और कलेक्टर के पास इतना टाइम है कि एक मामूली सी जमीन के सीमा ज्ञान के लिए वहां खड़े रहेंगे? क्या झगड़ा हुआ था, क्या हुआ? वहां पे जो घटनाक्रम हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी जमीन का सीमा ज्ञान हो गया, ये लोग हाई कोर्ट में गए उस सीमा ज्ञान को रुकवाने के लिए, उस पे हाई कोर्ट ने इनको स्टे देने से मना कर दिया। कलेक्टर साहब ने न्याय व्यवस्था और एक न्यायिक रूप से एक बहुत सिंपल सा आदेश निकाला जिसमें ये कहा गया कि इनकी जमीन का सीमांकन हो चुका है, इनकी जमीन पे अगर ये कोई भी कृषि कार्य करते हैं तो इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भी गलत बात है। और मैं पुलिस का भी धन्यवाद देता हूं कि उस दिन, जिस दिन मेरे पास ऊपर ये दूसरा जानलेवा हमला हुआ, उस दिन वहां पे लगभग 20 से 25 पुलिस वाले वहां मौजूद थे, आनंद फानन के अंदर। वो ये कह रहे कि लक्ष्मण ने मारा, वहाँ के आदिवासियों ने मारा था। अभी आपके पास शायद वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं आई है। पिछली बार मुझे वहाँ पे हुआ, वहां पे जो घटनाक्रम हुआ था वो 2022 का। मेरे पे आज तक 4 बार जानलेवा हमला हो चुका है, 4 बार। मैं कभी मीडिया के सामने नहीं आया। पहली बार 10 जनों ने मुझे घेर के वहां पे मेरा हाथ काट दिया, मेरे आदमी का। इसकी एफआईआर में हम 4 बार हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट ने अभी 4 महीने पहले, 5 महीने पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी को निर्देश दिए हैं कि इनके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जांच की जाए और इसके ऊपर न्याय संगत कार्रवाई की जाए, क्योंकि उस एफआईआर के अंदर 2 बार पुलिस ने जुर्म प्रमाणित करके हाई कोर्ट में भेजा हुआ है। तो वो अभी एफआईआर के बारे में मैं इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और जैसा कि आपने बताया कि मेरे पे उस दिन जब हमला हुआ था, उसकी पुलिस की रिपोर्ट में ये क्लियर किया गया है कि वहां पे रात को 150 लोगों ने मेरे पे हमला किया। मैं वहां पे मौजूद नहीं था इसलिए बच गया, पर मेरी वहां पे गाड़ी पड़ी हुई थी, मेरी वहां पे गाड़ी पड़ी हुई थी। मेरे जो सिक्योरिटी में लोग लगे हुए थे उनके सर फाड़ दिए गए, उनके सरों में 20-20 टांके आए। और पुलिस ने जो जांच करके हाईकोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट दी, उसके अंदर ये लिखा लक्ष्मण सिंह जाला समेत 5 से 6 आदमी उनकी गिरफ्तारी शेष है। न्यायपालिका में क्या हुआ, उस एफआईआर का क्या हुआ, मैं इस बारे में, क्योंकि वो सब चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है, शायद सही नहीं होगा इस मंच के माध्यम से कहना। आपने बताया कि 40 साल पहले आपके दादाजी ने हमारे दान की थी, वो सारी जमीन है जी। तो भगवान पुली भी तो ये कह रहा है कि मेरे पास तो जमीन के दस्तावेज हैं, और अब आपकी नीयत में कुछ ऐसा हुआ इस वजह से आप आपकी जमीन करना नहीं चाहते। मुझे एक बात बताइए, 2014 के अंदर हमारी जमीन का म्यूटेशन खुला मेरे दादाजी के नाम से हमारे नाम पे, तब ये भंवरलाल कमेटी कहाँ था? उस म्यूटेशन को खुलने के अंदर 1 साल लगा। आप सबको पता होगा कि संपर्क पोर्टल लॉन्च हुआ था 2014 के अंदर,
और मैंने आपको जैसा कि बताया, ये लक्ष्मण सिंह जाला 2014 में हमारे पास विजेंद्र चौधरी को लेके आया ये जमीन खरीदने के लिए। तब हमें लगा कि कहीं ना कहीं इतना प्रभावशाली आदमी है, हमारे ऊपर कुछ भी कर सकता है। 2014 का ये संपर्क की रिपोर्ट, जिसके अंदर ये कहा गया कि ये इनके हक और हुजूर की जमीन है, और संपर्क की रिपोर्ट के ऊपर हमारा नामांतरण खोला गया। तो ये भंवरलाल गमेती भी 2020 में ही कहां से पैदा हो गया? उसके पहले तो इसका कोई लेना देना नहीं था वहां पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल की इमेजेस जो गूगल अमेरिका से ऑफिशियली मंगाई है मैंने, उसमें ये क्लियर है कि वहां पे जो कमरा बना है वो 2020 में बना है। 2020 में से पहले वहां पे उसका कोई लेना देना नहीं। उसके बाद आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि ये क्या होगा। कुछ फर्जी एग्रीमेंट बनाए गए जिनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई 329/2020। इसके अंदर लक्ष्मण सिंह जाला ने 2 जनों के नाम पे फर्जी एग्रीमेंट बनवाए, भंवरलाल गमेती का परिवार और आप सबको ये ज्ञात नहीं होगा, मैं बताता हूँ दूसरा फर्जी एग्रीमेंट, खेमराज डांगी का परिवार। वो खेमराज डांगी कहाँ गया आज? और उन दोनों एग्रीमेंट आपको मैं पेश करूंगा, तो दोनों एग्रीमेंट सेम टू सेम 10 साल के अंतराल में ये लोग अभी मीडिया के माध्यम से कह रहे थे कि 1984 में ये जमीन बेच दी। तो भंवरलाल का एग्रीमेंट 1995 और उनका वो एड्रेस डाला गया है जो जगह उस एग्रीमेंट के 2 साल बाद वो वहां पे शिफ्ट हुए। फर्जीवाड़े की हद दोनों एग्रीमेंट में सेम 10 साल के अंतराल में, एक 1984 का, एक 1995 का, दोनों के अंदर सेम मिस्टेक और उनके कवरिंग लेटर के अंदर मिक्सिंग, भंवरलाल का खेमराज में, खेमराज का भंवरलाल। नोटरी थे नवनीत लाल वर्मा और एक नोटरी थे बहुत ही फेमस नूर मोहम्मद जी। तो आप समझ सकते होंगे कि ये किस तरीके का फर्जीवाड़ा चला। तो आपने कहा कि आपके 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर उन्होंने पार्किंग बना दी, रिसेप्शन बना दिया जी। तो रातों रात का रास्ता और पार्किंग और रिसेप्शन बनाने होगा जी। तो एरिया 40,000 स्क्वायर फीट, तो क्या उस समय आपत्ति नहीं हुई? सर बहुत अच्छी बात बताई आपने ये, और बहुत अच्छी बात पूछी। 2020 के अंदर जब हमको लगा कि हमारी जमीन के ऊपर ये इस तरीके से कब्जा कर लेंगे, तो मैं क्या करूंगा? या तो पुलिस के पास जाऊंगा या प्रशासन के पास जाऊंगा। एसडीओ बड़गांव के अंदर हमने एक वाद दायर किया टीआई के लिए, टेम्पररी इंजंक्शन 5 जनों के खिलाफ, लक्ष्मण सिंह जाला, भंवरलाल गमेती, हीरालाल डांगी, वेलेंसिया इकाया रिसोर्ट और विजेंद्र चौधरी। इसके अंदर फर्स्ट हियरिंग के अंदर हमको जो प्रशासन ने और मैडम ने जो लिखा, उसके अंदर क्लियर लिखा कि वादग्रस्त भूमि के ये खातेदार हैं, अप्रार्थी गण इनको इनकी जमीन जबरदस्ती हथियाने पे उतारू है, और हमको उस पर टीआई दी गई। उसके बाद जब मेरी जमीन पे कब्जा हो रहा था, तब मैं फिर एसडीओ में गया। एसडीओ ने तहरीर लिखी 2021 के अंदर पुलिस को कि इनकी जमीन पे अतिक्रमण हो रहा है, शीघ्र जाके रोकें। मैंने न्यायिक प्रक्रिया अपनाई। जो बहुत दुखदायी घटना अपने उदयपुर में हुई थी कन्हैया हत्याकांड के टाइम, इन्होंने रातों रात मेरी जमीन के अंदर कब्जा करने की कोशिश करी। प्रशासन गया 2 बार, डिप्टी साहब गए, तहसीलदार साहब गए, उन्होंने वहां पे काम रुकवाया, लेकिन वो पहाड़ी इलाका है, रोज तो वहां जा नहीं सकते और गुंडों से लड़ाई कर नहीं सकते। उसके बाद ये प्रशासन ने रिपोर्ट दी कि क्योंकि ये पहाड़ी नुमा जमीन है, पता नहीं पड़ रहा है किसकी कौन सी है, क्योंकि इन्होंने वहां पे पूरा स्वरूप ही चेंज कर दिया था। दुकानें बन गई, आप देखो वहां पे मतलब क्या क्या हो चुका है वहां पे। और फिर मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी, मेरी जमीन का एक मामूली सीमा ज्ञान की। तो ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था, मैं मेरे सीमा ज्ञान की लड़ाई 2020 से लड़ रहा हूँ। सिर्फ एक सीमा ज्ञान की लड़ाई में 2020 से लड़ रहा हूँ, और 2020 से 5 हाई कोर्ट के आदेश, कंटेम्प्ट में आदेश के बाद में ये लड़ाई जीता हूँ। और ये जीतने के बाद आप सबके सामने मुखाबित हुआ हूँ कि ये मेरी जीत है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि वहां पे जो सार्वजनिक उपयोग की जमीन है, जहां पे रास्ते भी हैं, आप अगर आज भी जाएंगे तो उन रास्तों पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं, और रिसोर्ट ने वहां पे फाटक लगा के वहां पे चौकीदार और गुंडे बैठा दिए गए हैं कि कोई भी ग्रामीण वहां से नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि उस एनीकट पे और उस तालाब पे जाने का वही एक मार्ग है जहां पे मवेशी पानी पीने जाते थे,
ग्रामीण अपने दैनिक दिनचर्या के लिए जाते थे, कपड़े धोने जाते थे, जिस भी कारण से जाते हो, आज की तारीख में उस एनीकट के ऊपर कोई नहीं जा सकता। आप भी नहीं जा सकते, मैं भी नहीं जा सकता और कोई ग्रामीण भी नहीं जा सकता। और जैसा कि आपने बोला कि प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, पिछले 4 महीने से प्रशासन अब जो ये सार्वजनिक जमीनों पे सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक आदेश आया था जो आप लोगों के माध्यम से ही बहुत चर्चित था कि कोई भी सार्वजनिक उपयोग की जमीन है तो उसको 2 महीने के अंदर कब्जा मुक्त करवाना है। तो मैं तो प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन जो पंचायत की है, सार्वजनिक उपयोगनार्थ है, उसको तुरंत कब्जा मुक्त कराया जाए, जैसे कि मेरी जमीन कब्जा मुक्त हुआ। जी, मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो अभी जैसे आपने कहा कि आपका वो सब मार्किंग वगैरह हो गई और वहाँ पे उसका रिसेप्शन और कुछ एरिया आपकी जमीन पे बना हुआ था, वो अभी रनिंग है या वो आपके कब्जे में आ गया? ये एक बहुत दुखदायी स्थिति है कि जिस दिन प्रशासन ने मेरा सीमा ज्ञान किया था उसी दिन वहाँ पे खूंटे गाड़ के, आप बताओ मुझे कि पत्थर गड़ी या खूंटे क्यों गढ़ते हैं? ये बताने के लिए ना, बाकी तो वो मुझे बता देते कि मेरी जमीन कहाँ है। खूंटे गाड़ के अप्रत्यक्ष रूप से मुझे वहां पे कब्जा दे दिया गया था, क्योंकि ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं थी, ये पुलिस द्वारा इनिशिएटेड सीमा ज्ञान की कार्रवाई थी और उसमें ये खाली ये निष्कर्ष निकलना था कि कौन सही है और कौन गलत। उसके बावजूद मुझे वहां पे मेरी ही जमीन पे जाने से पिछले 15-20 दिनों से रोका जा रहा था और आज की तारीख में भी वहां पे रिसोर्ट का आवागमन, रिसोर्ट की कमर्शियल एक्टिविटीज मेरी कृषि भूमि पे चालू हुई। इसी बात को लेके हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था कि हमारी जमीन अब जब प्रूव हो गया है कि हमारी है तो रिसोर्ट वाले का वहां पे क्या लेना देना है। और लक्ष्मण सिंह जाला जो भंवरलाल गमेती और राजपूत और आदिवासियों को खड़ा कर रहा है, भाई जमीन पे अतिक्रमण तो मेरा हुआ है ना, रिसोर्ट वाले ने किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। इनके रिसोर्ट का कौन सा पार्ट सीमा ज्ञान में आपके माइंड में आया हुआ है? सर इनके वहां पे 2 मैटर है। एक जो इनका अतिक्रमण किया गया है जो बिना किसी ओवरलैप के, क्योंकि वहां पे 2 जिलों की सीमा लगती है, बिना किसी ओवरलैप के ये चिन्हित की गई है रिपोर्ट के अंदर कि ये कब्जा और अतिक्रमण इनके द्वारा किया गया है। कुछ भाग ऐसा है जिसके अंदर 2 जिलों का ओवरलैप है, पर चूंकि मैंने इस जमीन पे 4 साल पहले ही टीआई ले ली थी और इन्होंने तो निर्माण अभी 2 साल पहले किया है, तो इनका रिसेप्शन लगभग 3/4 रिसेप्शन जो इनका बना हुआ है जो आवासीय कन्वर्टेड है और उस पे वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही है, वो मेरी सीमा के अंदर है। तो नीचे रिसेप्शन है ऊपर जो नीचे जो इनका पुल के पास एंट्रेंस पॉइंट जो है वो इनका रिसेप्शन मेरी जमीन में आया है। इनकी जो रिसेप्शन के पास पूरी जो पार्किंग बना रखी है वो मेरी साइड वाली जो चोंच टाइप की वो मेरी जमीन में आई है। उस रिसेप्शन पे जाने के पूर्व में जो लगभग 200 मीटर सड़क है वो मेरी जमीन में आई है। और ये पुल भी इलीगल है क्या? जी, ये पुल पूरी तरीके से इलीगल है। इसके अंदर राजस्व विभाग ने लिख के दिया है कि हमने कोई अनुमति नहीं दी है। जल संसाधन विभाग ने एनजीटी की रिपोर्ट में लिख के दिया है कि हमारे द्वारा भी इस पे कोई अनुमति नहीं दी गई है। के बावजूद वहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज चल रही है उस वजह से मेरे पे ये जानलेवा हमले किए। पिछले 20 दिनों के अंदर मेरे पर 2 जानलेवा हमले किए गए, एक हमारी मार्बल मंडी के अंदर मुख्य सड़क पे और दूसरा पुलिस प्रशासन के सामने मौके पे, जिसके अंदर पुलिस अगर बीच बचाव नहीं करती तो मेरे साथ कुछ भी घटित हो सकता है। पिछले कुछ समय से ये भ्रामक तथ्य और ये फैलाए जा रहे हैं कि ये गरीबों की, आदिवासियों की, राजपूतों की ज़मीन हड़पने के लिए कपिल सुराना ये सब कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको साक्ष्य दिखाए हैं, ये ज़मीनें सैकड़ों बीघा ज़मीन इस रिसोर्ट मालिक ने लक्ष्मण सिंह जाला के द्वारा इन गरीबों को, राजपूतों को, आदिवासियों को, डांगियों को डरा धमका के अपने खाते कर लिए। और सबसे बड़ी बात ये, आज की तारीख में भी लगभग 450 बीघा जमीन के अंदर रिसोर्ट का मालिक विजेंद्र चौधरी और लक्ष्मण सिंह जाला की भागीदारी दस्तावेजी साक्ष्यों के द्वारा मौजूद है, जिसके अंदर 1/4 लक्ष्मण सिंह पार्टनर है और 3/4 रिसोर्ट का मालिक विजेंद्र चौधरी। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि सार्वजनिक उपयोग की जमीन
ये जो रिसोर्ट बना हुआ है, इसने वहाँ पे आवासीय कन्वर्ट करवा के कुछ प्लॉट्स खरीदे थे और इसके अंदर लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन के ऊपर रिसोर्ट का निर्माण किया गया। उसमें सड़कें, पार्क और कई बैंक्वेट हॉल ये बनाए गए। अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई करता है तो 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन के ऊपर, ये सार्वजनिक उपयोग की जमीन के ऊपर रिसोर्ट मालिक द्वारा ये कब्जा साबित होगा। एक सर, राजपूत की जो जमीन थी उसमें बंदूक की नोक पर लक्ष्मण सिंह झाला ने करवाया, उसकी क्या सत्यता है? एक मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक राजपूत समाज के भाई को जिसने कल रात को 10 बजे मुझे फ़ोन किया और उसने दस्तावेजी साक्ष्य मुझे दिए कि किस तरह 6 साल पहले बंदूक की नोक पे उसको मार के, झगड़ के, लड़ के उसके साथ रजिस्ट्री करवाई की, उसकी 40 बीघा जमीन हड़प ली गई और उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि उसको वो ज़मीन बेचनी पड़ी। और मैं उस भाई का धन्यवाद देता हूँ और उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो आज हम सब के बीच में यहाँ पे मौजूद। इस पूरे मामले को सामाजिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या? और वो सामाजिक दृष्टिकोण बीच में ले आता है और कभी भी मुझे नहीं लगता है कि राजपूत समाज, जैन समाज, डांगी समाज या गमेती समाज इतना सशक्त या इतना कमज़ोर है कि किसी अपराधी के कहने पे किसी सही आदमी के खिलाफ खड़ा हो जाए। आप मुझे बताओ कि कलेक्ट्री पे धरना देने की बात थी, पुलिस पे धरना देने की बात थी, कितने राजपूत समाज के मौजूद लोग मौजूद थे? वो नहीं थे, इसलिए नहीं थे कि उनको कहीं ना कहीं पता है कि कपिल सुराना सही है। और उसका प्रमाण ये है कि पिछले 5 दिनों के अंदर मेरे पास अनगिनत फ़ोन राजपूत समाज के आए जिन्होंने मुझे ये कहा कि आप सही हो और ज़रूरत पड़ने पे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जो होटल बने हुए से अरबों रुपए की ज़मीनों का लेन देन किया गया, जिसके अंदर एक कंपनी के नाम से दूसरी कंपनी के नाम पे ज़मीनें ट्रांसफ़र की गई सिर्फ अरबों रुपए के लोन लेने के लिए। उसके बाद उन शुद्धि पत्रों को गायब कर दिया गया, कहीं रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोन जो अरबों रुपए की इनकी पेरेंट कंपनी ने HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने लिए हैं, उसके लिए इन शुद्धि पत्रों का प्रयोग किया गया। और सिर्फ ये ज़मीनें नहीं हैं, उसके अंदर लगभग 200 पेज की लिस्ट है सिर्फ ज़मीनों के नाम पूरे राजस्थान में। तो आप सोच सकते हैं कि ये घोटाला कोई 100-200 करोड़ का नहीं है, उनके ऊपर 2200 करोड़ का लोन लिया गया। ये कैसे हुआ? और ये तो वहाँ पे जो तत्कालीन तहसीलदार थे, ये उनकी जवाबदेही थी कि किस तरीके से सिर्फ शुद्धि पत्रों के माध्यम से ये चोरी की गई। और दूसरी बात ये कि इन शुद्धि पत्रों को फिर क्यों नामांतरण के अंदर, म्यूटेशन के अंदर, पोल्यूशन के अंदर, टूरिज्म की NOC के अंदर इन सबको क्यों छुपाया गया? आपकी कुल कितनी जमीन थी? लगभग 30 से 40 हज़ार फीट जमीन, जिन पे इनका रिसेप्शन, इनकी पार्किंग, इनकी रोड और वो पुल बना हुआ है, उस पुल का कुछ हिस्सा भी हमारी जमीन के अंदर बना। तो कोई प्रतिज्ञा नहीं की और ये हमला फिर हो सकता है और मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। मैं पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस तरीके का कृत्य मेरे साथ फिर ना हो। ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुझे किस तरीके से इन असामाजिक तत्वों से बचाएं। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।